Hello, my dear students. So, in this lecture, we will discuss the nature of carbon-halogen bond. ये जो bond आपको यहाँ पे दिख रहा है between carbon and halogen, उसका nature क्या रहने वाला है? X किसको represent कर रहा है यहाँ पे? Halogens को represent कर रहा है. और halogen atom क्या होते हैं? Group 17 जो है हमारे periodic table में, उसके जो elements हैं, atoms हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे क्या हैं? Halogen atoms हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, पहले इसकी अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉन्ड कैसा रहने वाला है। सो हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हेलोजन एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं एज कंपेयर टू कार्बन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हेलोजन एटम्स जो हैं उनके पास ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। मतलब कि हेलोजन एटम अपनी साइड को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, सो कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर। इस रीजन की वजह से कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा बॉन्ड है? वो पोलर बॉन्ड हुआ। पोलर क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम जो है वो अपनी साइड को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है ना, जिसमें कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन होंगे और हेलोजन के भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पे हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हुई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर पार्शियल नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो यहाँ पे अब दो पोल जनरेट हो चुके हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच का, जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड हुआ बेटे? यहाँ पे फिर पोलर बॉन्ड हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से अंडरस्टैंड करो इस पॉइंट को, कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड हो चुका है, क्योंकि हेलोजन एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट से अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ किसकी बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कार्बन और हेलोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड है उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन है और फर्स्ट एटम कौन सा है? फ्लोरीन हेलोजन एटम। सेकंड है क्लोरीन, थर्ड है ब्रोमीन, ठीक है, और उसके आगे है आयोडीन। अब आप खुद से सोचो कि यहाँ पे जो कार्बन और फ्लोरीन है और जो कार्बन क्लोरीन है, इनके बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी? कैसे कैसे सोचे, कैसे आप इसको इमेजिन करेंगे? आप इस तरीके से सोच सकते हैं ना कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटे? साइज इंक्रीज हो रहा है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का है। अगर मुझे उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन का इस तरह से साइज में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और बीच में जो लाइन दिख रही है वो बॉन्ड है। ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। यहाँ पे अगेन कार्बन, अब क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब इस केस में साइज थोड़ा और इंक्रीज हो गया, कार्बन तो वैसे रह रहा है, लेकिन जो हेलोजन एटम है उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो डाउन दी ग्रुप, उनका साइज क्या होता है बेटे? इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चलेगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का वो भी क्या हो जाएगा? कार्बन का न्यूक्लियस और फ्लोरीन का न्यूक्लियस का डिस्टेंस, ऐसे आगे जाते जाएंगे तो कार्बन और आयोडीन के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन एटम को चेंज कर रहे हैं। सो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी है। ठीक है, इनसे बड़ी कौन होगी? फिर कार्बन और क्लोरीन की। उससे बड़ी किसकी होगी? फिर कार्बन और ब्रोमीन की। ठीक है, और उससे बड़ी किसकी होगी? फिर कार्बन और आयोडीन की। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ का सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, अब इसी पॉइंट से आप खुद से सोचो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप कैसे बताएंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हुआ कि अगर आपको ये बताना हो कि आप किस बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हैं, किस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगने वाली है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचो जरा। हमारा आंसर होगा कि यहाँ पर जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और आयोडीन के बीच का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी दो एटम्स के बीच में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं?
मैंने ये कहा कि अगर मुझे ये बताना हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताओ, इनकी क्या होगी। सो देखो बच्चे, कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस भी किया। अब इस बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एटम जो है वो स्मॉल हैं और इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो दोनों ही एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अब जहाँ जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगली टाइटली हेल्ड है उनको तोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ जिसकी बीच में ज्यादा है, ऑब्वियसली इस बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी लगने वाली है, ठीक है, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन और एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके सही रहने वाले हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, इस तरीके से। तो एग्जाम में आपसे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका ये जो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड बताओ या बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए कि इनका डिस्टेंस लेंथ के बेसिस पे हम क्या क्या पॉइंट्स आगे बता सकते हैं। चलिए, अब इसी तरह के हम दो तीन पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर आर सम मोर रिलेशंस, वी विल हैव डिस्कशन ऑन देम वन बाय वन। तो पहले हम बात बात करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी की। अब देखो, बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब हुआ कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो पोलैरिटी है वो कितनी ज्यादा है। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके बीच में जो पोलैरिटी होगी वो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, तो इसकी पोलैरिटी भी क्या होगी बेटे, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे अगर मैं अगले बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगी पोलैरिटी, है ना। ऐसे में नेक्स्ट बात करूं तो और कम हो जाएगी। सो बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि कार्बन और हेलोजन एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जैसे कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, राइट। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड की पोलैरिटी है, इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, राइट। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है हेलोजन एटम के ऊपर, कि हेलोजन एटम के ऊपर कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितनी स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच सकता है। तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा है ना, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बाद फिर क्लोरीन आता है, उसके बाद फिर ब्रोमीन आता है, उसके बाद फिर आयोडीन आता है। सो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकता है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे जो CF बॉन्ड होगा वो ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू CCl, CBr और Ci। चलिए, सो एज वी गो डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ हेलोजन एटम डिक्रीजेस, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ। Hence, bond polarity and bond strength of CX bond decreases from CF to CI। तो ये पॉइंट भी हमें अब क्लियर हो चुका है कि बॉन्ड पोलैरिटी जो होगी वो डाउन द ग्रुप क्या होगी बेटे, डिक्रीज होगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम, इस नीचे की साइड जब हम जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, नीचे की साइड जाते जाते यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड पोलैरिटी भी आपकी डिक्रीज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब वो कि जो बॉन्ड है उस कितना स्ट्रॉन्ग है वो, क्या आप उसको इजिली तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने अभी क्या कहा कि CF का बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और सी अगर लास्ट की पास पहुंचेंगे, सी और आयोडीन का बॉन्ड है वो थोड़ा वीक बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसकी सबसे कम, राइट। सो नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो रही है और बॉन्ड पोलैरिटी भी आपकी क्या हो रही है बेटे, कम हो रही है। चलिए आगे चलते। चलिए, तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जिस हेलोजन एटम के साथ कार्बन का बॉन्ड बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटे, कम हो जाएगी। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो उस केस में उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे यहाँ पे आप हेलोजन एटम डाउन द ग्रुप अटैच करते चलेंगे, उनका साइज भी क्या होता चलेगा, फिर बॉन्ड लेंथ भी क्या होती चलेगी, इंक्रीज होती चलेगी। जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, ठीक है।
सो ये सारे पॉइंट्स अब हमने अपने दिमाग में बिठा लिए हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन एटम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज हेलोजन एटम का बढ़ता चलेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी आपकी इंक्रीज होती चलेगी, ठीक है। सो जैसे जैसे हम नीचे आते चलेंगे फ्लोरीन टू आयोडीन, एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ भी आपकी क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया क्योंकि सीएफ बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। अब जो सीएफ बॉन्ड है उसमें फ्लोरीन की जो पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है ना। सो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं सो दैट कि जब हम आगे प्रेपरेशन करें, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो वहां पर पहले से ही आपको क्लैरिटी हो इस बॉन्ड के रिलेशन, जो भी रिलेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, कि जितने भी हमारे पास अल्काइल हलाइड्स हैं यहाँ पे, उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्काइल हलाइड होगा। सो जो अल्काइल हलाइड है बेटे यहाँ पे वो प्राइमरी अल्काइल हलाइड है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें कि हम अभी जो ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स का है। तो रिएक्टिविटी से आप क्या समझते हो, रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इजिली किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो उसके लिए भी अगेन आपको यहाँ पे ये जो इनकी बॉन्ड लेंथ है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस बॉन्ड को हम इजिली तोड़ सकते हैं वही वाला जो अल्काइल हैलाइड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। जिस जिस वाले में हम इजिली बॉन्ड को तोड़ सकते हैं वो वाला अल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड इजिली टूटेगा तभी तो वो अवेलेबल होंगे ना किसी और के साथ रिएक्ट होने के लिए। सो जो ऑर्डर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, आर आई की नंबर 1 पे, उसके बाद पीछे वाले ऑर्डर में किसकी, आर बी आर की, और सबसे कम किसकी होगी, आर सी एल की रहने वाली है। तो आपने बस इस पॉइंट को याद रखना है रिएक्टिविटी के केस में कि कौन सा वाला जो बॉन्ड है उसको हम इजिली तोड़ सकते हैं। जिस बॉन्ड को हम इजिली तोड़ पाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली वो वाला अल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो इजिली किसी और के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना सकता है, किसी और के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर आपके पास ये रहने वाला है। चलिए, अब हम बात करते हैं इस टेबल की जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। इस टेबल में हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे के रखी हैं जो हमने अभी डिस्कशन की, कि जैसे CH3F का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है, मतलब कि सबसे ज्यादा कम है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो इसकी यहाँ पे कितनी है, 214 पिकोमीटर, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है फिर, CH3I बॉन्ड की। ऐसे ही CX बॉन्ड एंथैल्पी कितनी कितनी देखो, यहाँ पे हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी है 452 किलोजूल पर मोल in case of fluorine bond, but in case of iodine bond it's 234 किलोजूल पर मोल। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे देखोगे अगर आप तो, सो फ्लोरीन और अल्काइल ग्रुप का जो बॉन्ड है यहाँ पे वो उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 1.84, और CH3Cl का कितना है, 1.86, और Br के केस में कितना है, 1.83, और I के केस में कितना है, 1.63। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, ध्यान से देखो अगर आप लोग तो, यहाँ पर जो CH3Cl है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3F बॉन्ड, ठीक है। क्या समझ में आया हमें, हमें ये समझ में आया कि जो डाइपोल मूवमेंट है, जो डाइपोल मूवमेंट है, अगर मुझे उसका ऑर्डर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, मतलब एक्सपेक्टेड तो ये है, जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, एक्सपेक्टेड तो बेटा देखो ये है, ऐसा होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है CF CCl CBr एंड CCl। बट एक्चुअल में जो है वो क्या है, जो रियलिटी में है वो क्या है, रियलिटी में क्या बॉन्ड है आपका, एक्चुअल क्या है, वो ये है कि CCl जो है उसका ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, CF के कंपैरिजन में डाइपोल मोमेंट। बाकी तो एज इट इज है, नीचे वाला तो एज इट इज ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ चुका है। यहाँ पे देखो इस वाले केस में थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ पे होना तो ये चाहिए था बट है क्या ये वाला। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपका जो डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पे वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। अब इसका रीजन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
देखो ध्यान से समझना, डाइपोल मोमेंट को जब हम बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे यहाँ पे चार्ज को, चार्ज। और डी क्या है, डी है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, राइट। तो जब हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, दैट इज सी सी एल सी एफ, उसके बाद क्या है सी बी आर, और लास्ट में क्या है सी आई, ये ट्रेंड है आपका। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है कि क्यू और डी दोनों ही आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, चार्ज भी और डिस्टेंस भी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इस ट्रेंड के केस में क्या हो जाता है, इस ट्रेंड के केस में यहाँ पर जो डी फैक्टर है, जो डिस्टेंस फैक्टर है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, डिस्टेंस फैक्टर क्या है बेटा यहाँ पे डोमिनेटिंग है। और इस वाले केस में आपका क्या है, इस वाले केस में आपका क्यू फैक्टर डोमिनेटिंग है, क्यू फैक्टर क्या है डोमिनेटिंग है। तो इन दोनों ही केसेस में आपके जो फैक्टर हैं उनका अलग 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 रोल है। ऐसे अगर आप देखो ना तो ऐसे क्या होता है कि जब भी हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चार्ज को ज्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है, किसको अहमियत देते हैं, चार्ज को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसका चार्ज ज्यादा है उस केस में उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। मतलब कि जहां पर आपका पोलैरिटी ज्यादा है वहां पे चार्ज भी ज्यादा होगा, जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां पे डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। कायदे से तो ये होता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जब आता है तो उस केस में होता है कि सीसीएल और सीएफ बॉन्ड के केस में हम डी डिस्टेंस वाले फैक्टर को लेते हैं, मतलब डी फैक्टर जब डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, और CBR और CI के केस में क्यू फैक्टर डोमिनेट करता है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है उनका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा जहां पर भी आपको लगता है ना कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके फिर ज्यादा रहते हैं CBSE बोर्ड में। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान से याद रखना है, NCERT में भी इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, इस ऑर्डर को भी आपने ध्यान से नोट डाउन करना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हमने आज की क्लास में जितना डिस्कस किया उसके रिस्पेक्ट में। सो नेचर ऑफ RX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड, हैलाइड इज कैसा बॉन्ड है, इट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पोलर। नेक्स्ट देखो, एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आप सोचो। डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते चलोगे आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में हमें ये चेक करना है कि किस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए इजी है। जो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। सो अकॉर्डिंगली जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग विद मी, डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको कोई सी भी तरह का इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया है तो। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अभी 12th क्लास में है और जिनको केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।